हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएनसीएफ क्या होता है और उसके लैंडस्केप कैसे होते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि उसके लैंडस्केप का व्यू कैसे होता है और उसमें कौन कौन से टूल्स इंक्लूड्स होते हैं। जो सीएनसीएफ है और उसके जो की ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, हम आज उनको भी देखेंगे और ये देखेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स में कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रेजुएटेड हैं या सैंडबॉक्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ पाएँगे और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनसीएफ को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्लाउड नेटिव क्या होता है। बेसिकली क्लाउड नेटिव एक कंप्यूटिंग रिसोर्स है जिसकी मदद से हम स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि मॉडर्न इन्वायरमेंट में और डायनेमिक इन्वायरमेंट जैसे पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड में ईजिली रन कर सकें। मतलब ऐसे एप्लीकेशन जो क्लाउड इन्वायरमेंट को जल्दी से अडेप्ट कर सकें। क्लाउड नेटिव को यूज़ करके हम रेजिलिएंट फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन बेस कर सकते हैं। बेसिकली क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स ने ही मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डिवाइड किया है, जिसकी मदद से आज बहुत सी एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स या ऊबर इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ करके अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर पा रहे हैं। जो ये क्लाउड नेटिव होता है, ये हमें बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जिसमें से मैंने कुछ आपको अभी डिस्कस बताया कि माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स एंड डायनेमिक ऑर्केस्ट्रेशन। और जितने भी ये क्लाउड नेटिव के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें क्लाउड इन्वायरमेंट्स में कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, ये बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सीएनसीएफ के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लाउड नेटिव के कॉन्सेप्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करते हैं। सीएनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है क्लाउड नेटिव एंड कंप्यूटिंग फाउंडेशन, वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि गवर्न होता है लिनक्स फाउंडेशन के द्वारा। बट इसे प्रोजेक्ट बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं। बट इसे ऑफिशियल वे में हमें प्रोजेक्ट्स ही बोला गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है वो ये है कि 2015 में इसे गूगल ने स्टार्ट किया था। इसका मिशन था कि ओपन सोर्स वेंडर न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स का इकोसिस्टम बनाना और इसे सस्टेन करना। वेंडर न्यूट्रल से इनका मतलब है, सपोज करिए एक कंपनी है जिन्होंने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया और अभी इन्होंने इसे फ्री कर रखा है, मींस इसे कोई भी यूज कर सकता है, फोक करके इसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। बट सपोज करिए एक टाइम के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने किसी फीचर में इन्वॉल्व कर दिया और अब इसे एक एंटरप्राइज वर्जन बना दिया। इसका मतलब है कि अब ये फ्री में यूज नहीं हो सकता है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन या इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट वेंडर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सीएनसीएफ के द्वारा ही वर्क किए जाएंगे और ये कभी भी आप इन्हें एंटरप्राइज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था मतलब वेंडर न्यूट्रल का। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि सीएनसीएफ एक ऐसा, आप सपोज कर सकते हैं, एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आते हैं। सीएनसीएफ, जिसका खुद एक मतलब है कंप्यूटिंग फाउंडेशन, उसके मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लाउड से ही बेस्ड होते हैं और उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। सीएनसीएफ इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, गवर्न करता है और कम्युनिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे एक बड़ा परिवार जहां सब मिलके क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग को बेटर बनाते हैं। इसका जो मिशन है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को एक्सेलरेट, रिलायबल, रोबस्ट और स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। इसके जो कुछ की मेंबर्स हैं वो है गूगल, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसे बड़े बड़े कुछ इसमें शामिल होते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑल्सो, एंड इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लिनक्स ही है। ठीक है। इसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके एम्बेसडर्स हैं। अप्रॉक्स मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके 6.6 के सिर्फ कंट्रीब्यूटर्स हैं और इसने अपने प्रोजेक्ट्स में अप्रॉक्स अप्रॉक्स 2.5 मिलियन लाइंस ऑफ कोड्स भी लिख रखा है। जो सीएनसीएफ है वो वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी कराता है और ये बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उनमें से कुछ के नाम है क्लाउड नेटिव कॉन एंड क्यूब कॉन। अगर आप चाहें तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल साइट्स पे कि कहाँ पे कब होते हैं। मैं अभी आपको इनको एक्सप्लोर भी कराऊंगा। और इसके साथ ही साथ सीएनसीएफ बहुत से सर्टिफिकेशंस कराता है, जिनमें से कुछ बहुत पॉपुलर के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसमें से कुछ हैं: KCNA, CKA,
फॉर क्यूबरनेटिस सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, CKS सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस स्पेशलिस्ट, एंड ऐसे बहुत सारे। इनके जो कुछ ओपन सोर्स बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट्स वो क्यूबरनेटिस, प्रोमीथियस और भी बहुत सारे हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। और इनका जो मेन गोल है वो हम जान ही चुके हैं, वो क्या है? वो है फोस्टर कोलैबोरेशन इन क्लाउड नेटिव इकोसिस्टम। मींस हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसे हम क्लाउड में कैसे कोलैबोरेट करके उसका एक बहुत अच्छा सा इकोसिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस इमेज में ही दिखा रखा है कि हमने कुछ नॉर्मल्स वायर से लिए हैं। सपोज कर सकते हैं ये वायर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है। अब इन नींव को क्लाउड के साथ कैसे आपको जोड़ना है, ये हमें क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर से ही पता चलता है। तो चलिए अब समझते हैं कौन से इनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं और वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं CNCF एसेंशियल्स के बारे में। अगर आप CNCF के किसी भी सर्टिफिकेशन में पार्ट ले रहे हैं या आप किसी भी CNCF के आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं, तो CNCF के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके क्लाउड मैप और उसके क्लाउड ट्रेल को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको वो डिटेल में समझ पाएंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि CNCF क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम आज एक ब्रीफ डीप डाइव लेने वाले हैं और देखेंगे कि क्लाउड नेटिव के क्या आर्किटेक्चर्स हैं, क्या उसके क्लाउड मैप्स हैं और कैसे वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लाउड नेटिव सबसे पहले एक आर्किटेक्चरल अप्रोच है। इट्स नॉट अ स्किल, इट्स नॉट अ टूल, इट्स जस्ट एन अप्रोच। ओके, तो ये एक अप्रोच है जो कि हमें मदद करता है ताकि हम पोर्टेबल या मॉड्यूलर या फिर आइसोलेट इन्वायरमेंट्स में कोई भी प्रोजेक्ट बना सके। आप इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करिए कि आपने एक एप्लीकेशन AWS में बनाया, ओके, बट क्योंकि उसके कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो अब आप उस एप्लीकेशन को गूगल क्लाउड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप उसे शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या वो एप्लीकेशन आपका पोर्टेबल है कि नहीं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो मूव हो सकती हैं कि नहीं, ये सारे पैरामीटर्स अगर उसे फॉलो करते हैं तो वो क्लाउड नेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मॉड्यूलर भी होते हैं। जो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उसमें हम सर्वर्स को अपने बेस लाइन पे वहीं पे सेटअप करते थे, बट मॉड्यूलर में हम उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक सर्वर्स में डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स या कंटेनर रन कर सकते हैं। बेसिकली एक जो मॉड्यूलर अप्रोच होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं क्लाउड नेटिव के प्रिंसिपल के हिसाब से। उसके अलावा हम उन्हें आइसोलेट्स भी कर सकते हैं। अगर आपने AWS में IAM रोल्स के बारे में सुना होगा, विच ऑल्सो स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो वो भी यही फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है। ये भी एक क्लाउड नेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर ही आता है जो कि AWS के द्वारा प्राप्त किया जाता है। IAM बेसिकली हमें ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली VPC मींस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो भी इसीलिए हम यूज करते हैं। तो जो ये सारे प्रिंसिपल्स के जो टूल्स हैं, ये सब जो बने हैं वो इन्हीं क्लाउड नेटिव प्रिंसिपल्स की मदद से बन पाए हैं। और चलिए इसके आगे के बाद हम इसकी की 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला की प्रिंसिपल है क्लाउड नेटिव का, वो है माइक्रो सर्विसेज। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। इसका बेसिकली वही मतलब होता है कि हम आपकी जो कोई भी सर्विस है उसे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड कर दें। सपोज करिए ये आपकी एक ई-कॉमर्स साइट है जो क्लाउड पे डिप्लॉयड है। अब सपोज करते हैं कि आप उस ई-कॉमर्स साइट पे एक पेज पे अपना होम पेज दिखाना चाहते हैं, एक सेकंड माइक्रो सर्विस पे आप उसका कार्ड सर्विस दिखाना चाहते हैं, एक थर्ड माइक्रो सर्विस में आप उसकी पेमेंट सर्विस दिखाना चाहते हैं और एक फोर्थ में उसकी रिकमेंडेशन सर्विस दिखाना चाहते हैं। अगर आप इसकी जगह एक कोई मोनोलिथिक आर्किटेक्चर लेंगे तो ये चारों चीज एक में कंबाइंड हो जाएगी, जिससे कि अगर कल को कोई नया डेवलपर आएगा और वो इसमें कुछ चेंज करना चाहेगा तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये चारों एक में कंटेंट है। बट क्योंकि माइक्रो सर्विस होने के हिसाब से इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी न्यू डेवलपर इसमें आके डेवलपमेंट या कोई चेंजेस करना चाहे तो वो बहुत ईजिली कर सकता है, क्योंकि ये सारी जो सर्विसेज हैं वो सेपरेट हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये सेपरेट हैं तो इनके वर्कलोड्स भी डिफरेंट रहेंगे, जिसकी वजह से जो वर्क फ्लो रहेगा और जो वर्कलोड डिवाइड करेगा इसके अंदर का लोड बैलेंसर, उसको भी आसानी रहेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे की फीचर्स में जो कि माइक्रो सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो सेकंड एडवांटेज है वो है कंटेनराइजेशन, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। VMs में बहुत बड़ी दिक्कत थी जो कि फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन, जिसको कंटेनराइजेशन ने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया। कंटेनराइजेशन हमें बेसिकली प्रोवाइड करता है कि हम एक कंटेनर जिसको हम एज अ VM भी मान सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐप्स रन कर सकते हैं।
और ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के साथ-साथ वो हमें वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल रैम भी प्रोवाइड कराता है। जो थर्ड की प्रिंसिपल है क्लाउड नेटिव का, वो है कंटीन्यूअस डिलीवरी। अब आप सपोज़ कीजिए कि मैंने एक कोड को सबसे पहले प्लान किया, ओके? उसके बाद मैं उसे कोड करूँगा, फिर मैं उसे बिल्ड करूँगा, उसके बाद मैं उसे डिप्लॉय करूँगा और उसके बाद मैं उसे मॉनिटर करूँगा, ओके? तो ये हमारा एक बेसिक वर्कफ्लो है एक डेवऑप्स पाइपलाइन का। बट अब आप सपोज़ कीजिए कि अगर कोई भी एरर आपको कोडिंग के समय आता है, तो आप फिर वहीं अटक जाएँगे और ये सारी जो पाइपलाइन्स हैं, ये पेंडिंग स्टेट में रहेंगी। अब अगर सपोज़ कि आपका कोड सही हो गया, पर आपको बिल्ड में एरर आ गया, तो भी ये पाइपलाइन्स आपकी सब वेटिंग स्टेट में रह जाएँगी। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। अब सपोज़ करिए कि ये एक टीम है जो प्लान करती है, ये सेकेंडरी टीम है जो कोड करती है, सिमिलरली ये 3 डिफरेंट टीम्स और हैं। अब जो टास्क एक सेपरेट लाइन में अटक जाएगा, तो वो आगे की टीम्स वेटिंग में रह जाएँगी क्योंकि उनके पास अब कोई टास्क नहीं करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कंटीन्यूअस डिलीवरी रखते हैं बेसिकली कि अगर कोई भी एक चीज़ प्रोसेस्ड हो जाती है, तो ऑटोमैटिकली आगे पास हो जाए। सेकेंडली हम वर्ज़न कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम गिटहब यूज़ करते हैं। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी अपना कोड होता है, सपोज़ करिए हमने जो कोड किया, उसको हम यहाँ पे ऐड करके मर्ज कर देते हैं। अब जैसे ही इसमें मर्ज होगा तो बिल्ड वालों को पता चल गया है कि कोड मर्ज हो चुका है, अब हमें इसे बिल्ड करना है। जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑटोमैटिक उन्हें ट्रिगर हो जाएगा कि अब डिप्लॉय करना है और जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा तो उन्हें ट्रिगर हो जाएगा कि अब इसे मॉनिटर करना है। तो बेसिकली इसमें कोई भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सब पार्ट ऑटोमेशन से हो रहा है। तो ये हम अचीव करते हैं कंटीन्यूअस डिलीवरी से। इसका मतलब है कि जो भी वर्क साइकिल होती है किसी भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट की, उसे हम फुल्ली ऑटोमेट कर सकें, ये हम करते हैं कंटीन्यूअस डिलीवरी की मदद से। जो फुल एंड फाइनल चीज़ होती है, इन सभी प्रिंसिपल्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डेवऑप्स, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है? तो मैं इसको यहाँ टाइप कर देता हूँ, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ये इन दोनों के मिल के बन के बनता है। बेसिकली पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी डेवलपर, अगर कोई डेवलपर वर्क कर रहा है, सपोज़ करिए कि कोई एक फेसबुक का क्लोन बना रहा है, ठीक है? तो जब तक वो क्लोन बन रहा है, तब तक उस डेवलपमेंट टीम का जो कर रहा है, वो तो चल ही रहा है। पर अब ऑपरेशन टीम के पास कोई काम नहीं है। अब सपोज़ करिए डेवलपमेंट मन ने 6 मंथ तक एक कोड बनाया। उन्होंने ऑपरेशन टीम को पास किया कि अब आप इसे डिप्लॉय कर दीजिए। बट ऑपरेशन टीम ने जब उसका फर्स्ट पेज ऑफ लाइन को ही डिप्लॉय किया, तो उसमें एरर आ गया। अब उन्होंने इसे फिर से डेवलपमेंट टीम को पास किया। बट उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में तो सही चल रहा है। तो इससे जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें हमें क्या दिक्कत है, हमारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है क्योंकि 6th मंथ तो हमें सिर्फ़ कोड लिखने में लग गए। उसके अलावा हमारा कोड की जो डेडलाइन है, वो भी एक्सीड हो रही है। बट अगर हम डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, तो सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पे वर्ज़न कंट्रोल को इस्तेमाल करता, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे वर्ज़न कंट्रोल को इस्तेमाल करता, तो जो भी मेरा कोड लिखता जा रहा है, वो डिप्लॉयर टीम डिप्लॉय करती जाएगी और जो भी एरर आएगा, वो तुरंत पता चल जाएगा। तो इससे हमारा टाइम सेविंग भी होता है और हमारा जो कोड है वो फास्टर डिप्लॉयमेंट में भी जाता है। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ क्लाउड नेटिव के की प्रिंसिपल्स। अब हम आगे बात करते हैं कि क्लाउड नेटिव कौन-कौन से सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा क्लाउड नेटिव बहुत सारे अपने सर्टिफ़िकेशंस जो कि वो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है ओपन सोर्स के, उन्हीं के प्रोवाइड कराता है। जो उनका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है कुबरनेटिस। जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस बना रखे हैं, जिसकी सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड बहुत सारे। अगर आप चाहें तो इनको आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सपोज करिए ये मैं उनकी ऑफिशियल साइट पे आया, जो कि है cncf.io/training/certification। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएँगे कि उन्होंने सारी ये चीज़ें यहाँ लिस्ट कर रखी हैं कि कौन-कौन से सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करते हैं और किन सर्टिफ़िकेशन से आपको कौन-सी स्किल प्रोवाइड होती है। तो उन्होंने यहाँ बता रखा है कि सीएनसीएफ क्लाउड नेटिव सर्टिफिकेशंस आर फॉर आईटी प्रोफेशनल्स व्हिच आर फोकस्ड ऑन कुबरनेटिस क्लाउड नेटिव स्किल्स इंक्लूडिंग वर्क नॉलेज प्रोजेक्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स में स्टोरेज की स्किल्स, नेटवर्क, गिटहॉब, सर्विस मैश, इन सब की स्किल होती है। तो मैं आपको एक-एक करके एक सारे प्रोजेक्ट्स के स्किल बताता हूँ कि अगर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
जो ये सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये उनके लिए बेस्ट है जो कि क्यूबरनेटिस इंजीनियर या माइक्रो सर्विस इंजीनियर, जो कि प्लेटफॉर्म पे जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होती हैं उनको कोलैबोरेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड करने के लिए, उनका डाउन टाइम कम करने के लिए और बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर उन्हें क्यूबरनेटिस इंजीनियर की जरूरत है तो आप इस सर्टिफिकेशन की तरफ जाइए, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन आपको इन सब स्किल्स में प्रोफिशिएंट बनाएगा, जिसमें कि आप ये सब समझ पाएंगे कि ईटीसीटी का बैकअप कैसे लेते हैं, की पेयर वैल्यूज उसमें कैसे स्टोर होती हैं, उसके अलावा ट्रबल शूट कैसे करते हैं कंट्रोल प्लेन को, और भी इसमें बहुत सारी सिनेरियो बेस्ड आपको स्किल्स सीखने को मिलेंगी। जो सेकंड होता है वो हमारा होता है CKAD, जिसे हम सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन डिप्लॉयर भी कहते हैं। जो ये सर्टिफिकेशन होता है, ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कि हाई लेवल ऑफ क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, जो कि आजकल के फास्ट ग्रोइंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी है। अगर मैं CNCF की बात करूँ, तो बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करते रहते हैं, तो उनको भी इसकी बहुत नीड होती है। तो बेसिकली इसको पास करने के बाद आप ये सीख पाएँगे कि कैसे एप्लीकेशन को डिज़ाइन, बिल्ड और मैनेज किया जाता है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को कुबरनेटिस में इस्तेमाल करके। ये सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट करता है आपकी, और कमांड लाइन एनवायरनमेंट में आपको हेल्प करता है। इसमें भी आप बेसिकली कंटेनर रन टाइम और माइक्रो सर्विसेज के बारे में सीखते हैं। जो थर्ड सर्टिफिकेशन होता है क्यूबरनेटिस का, वो है सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये बेसिकली उनके लिए है जो अपनी क्यूबरनेटिस सर्विसेज को सिक्योरिटी बेसिस पे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सिक्योरिटी बेसिस में कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूबरनेटिस में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होती हैं, जिसकी आरबैक, सर्विस मैनेजर, उसके अलावा सीक्रेट्स, नेटवर्क पॉलिसी। तो इन सब चीज़ों की जो एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है विद प्रैक्टिकल, आप इस सर्टिफिकेशन के थ्रू उसे समझ सकते हैं। और ये था हमारा फोर्थ सर्टिफिकेशन जिसके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, विच इज क्यूबरनेटिस एंड क्लाउड नेटिव एसोसिएट। ये बेसिकली एक एंट्री लेवल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेशन है जो कि आपको क्यूबरनेटिस और क्लाउड नेटिव के आर्किटेक्चर और CNCF के कितने सर्टिफिकेशंस होते हैं एट द ग्राउंड वर्क, उनके बारे में आपको बताता है। ये बेसिकली एक फाउंडेशनल क्यूबरनेटिस स्किल है जो कि एडवांस भी होती है प्रोफेशनलिज्म में। ये एग्जाम आपका एक ऑनलाइन और मल्टीपल चॉइस होता है, जिसमें क्यूबरनेटिस के बहुत से डोमेन्स के बारे में, जो कि आर्किटेक्चरल ऑफ क्लाउड नेटिव और सिक्योरिटी बेसिस में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सर्टिफिकेशन को वेरीज करने से आपको एक बेसिक क्यूबसीटीएल की कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो कि हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसकी आपको आइडिया मिलेगा। उसके अलावा आपको क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर, प्रिंसिपल्स बिहाइंड क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज, इनके बारे में पता चलेंगे। बाकी आप और भी इनके सर्टिफिकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैं और डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, बट आप देख सकते हैं जिसकी प्रोमीथियस जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है उसके ऊपर सर्टिफिकेट है यहाँ पे सर्टिफिकेशन। इस्टियो जो कि सर्विस मैश होती है, बेसिकली अगर आप बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज को क्यूबरनेटिस में इंक्लूड करते हैं तो फिर आपको सर्विस मैश बनाना पड़ता है ताकि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सिलियम एक आपका नेटवर्क पॉलिसी के लिए इस्तेमाल होता है और सिक्योरिटी बेसिस के लिए सर्टिफिकेशन है। हमने अभी कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके लिए आर्गो CD इस्तेमाल होता है। गिटऑप्स बेसिकली आपके लिए जो भी गिटहब में आपके कोड पड़े हैं उनको डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी कैसे करनी है विदाउट मींस उसे बिल्ड और डिप्लॉय जो भी है उस डायरेक्ट गिटहब से उठ के बिल्ड हो जाए और डिप्लॉय हो जाए, ये हम गिटऑप्स में समझते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन है। तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि CNCF कितने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है और क्या करता है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है CNCF में। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो क्लाउड नेटिव्स के प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के क्लाउड्स को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लाउड नेटिव के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी प्रकार के क्लाउड्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, हाइब्रिड हो या फिर प्राइवेट हो। ठीक है, तो इनके बारे में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर आप सपोज करिए कि आप कोई ऐसा क्लाउड यूज कर रहे हैं जिसके कंप्यूट रिसोर्सेस या जिसके सर्वर्स या फिर जिसकी जो भी सर्विसेज हैं वो आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती, वो कोई क्लाउड में कोई दूर पे कोई सर्वर है वो मैनेज करता है, और बेसिकली वो कंपनीज आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिल्स मांगती हैं। तो वो बेसिकली पब्लिक क्लाउड होते हैं जिसमें आपको कोई भी चीज मैनेज नहीं करनी होती है, आप सिर्फ जो यूज करते हैं उसका बिल पेमेंट करते हैं। तो इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं AWS, जो कि Amazon सर्विसेज का है,
एज्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और जीसीपी जो कि गूगल का है। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट क्लाउड्स वो होते हैं जिसमें जो भी हार्ड ड्राइव्स हो गई, सर्वर्स हो गए, डेटाबेस हो गई, उनकी नेटवर्किंग्स हो गई, वो सभी चीजें आपको खुद से अपने आप से सेटअप करनी पड़ती है और उन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक सेल्फ मैनेज क्लाउड भी कहलाता है। ठीक है, तो जब क्लाउड आप खुद से मैनेज करते हैं उसे हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी होता है, क्योंकि ये सेल्फ मैनेज्ड होता है, तो कोई भी इंटरनेट पे या क्लाउड पे या पब्लिक पे इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका सेल्फ मैनेज्ड क्लाउड है। तो इसकी जो भी प्रिविलेजेस होंगी या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो आपके अलावा और कोई भी चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड क्लाउड है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड एक क्लाउड होता है जिसमें हम बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली उन यूजर्स के लिए बना होता है जो बेसिकली जो भी उन्हें इंटरनेट में एक्सपोज करना है, उसके लिए वो पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करें। पर जो भी डेटाबेसेस हैं या उनकी करंट कॉन्फ़िगरेशन है या उनकी की पेयर वैल्यूज हैं, वो अपने प्राइवेट में स्टोर करना ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। सपोज कि अगर आप प्राइवेट की जगह पब्लिक क्लाउड में सब स्टोर करते हैं, तो वो भी ये एडवांटेज देते हैं कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा और कोई भी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। बट बहुत सी कंपनीज को इससे डाउट रहता है, कि मानते हैं कि आपका जो डेटा है वो हमारा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, बट एट द एंड आप तो उसे एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि वो पब्लिक क्लाउड है। तो इस वजह से कुछ कंपनीज को इसमें डाउट रहता है, जिस वजह से वो सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, और बेसिकली जो भी एक्सपोज करने की चीजें होती हैं उसके लिए पब्लिक का यूज करते हैं। एक हाइब्रिड क्लाउड का और एग्जांपल बन सकता है, सपोज करें कि एक कंपनी है जिसके 5 डेटा सेंटर्स हैं, ओके? और इन 5 डेटा सेंटर्स को इन्होंने एक्सेस दे रखा है अदर अदर सोर्सेस ऑफ कंपनीज के, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में इनके सेटअप है। अब इन 5 प्राइवेट डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए सिर्फ 5 मेन कंपनीज ही होंगी जो इन्हें मैनेज करेंगी। उसके अलावा और जो भी कंपनीज जो कि अदर कंट्रीज में, वो इनके लिंक्ड एक पब्लिक क्लाउड से एक्सेस ले सकती हैं। तो बेसिकली इनसे इनका क्या फायदा होता है, जो इनके डेटा सेंटर्स हैं उनका जो डेटा है वो इन्हें प्राइवेटली स्टोर कर रखा है, और उसे कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट क्लाउड सॉरी जो पब्लिक क्लाउड है, वो बेसिकली आपके सिर्फ एक्सटर्नल सर्विसेज को ही एक्सपोज करेगा, ना कि आपके डेटाबेस को और इंटरनल को। तो हाइब्रिड के भी अपने एडवांटेजेस हैं। तो ये बेसिकली इस टाइप्स की जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, ये क्लाउड नेटिव के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ होती हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एडब्ल्यूएस के अंदर मोर देन 200 सर्विसेज़ हमें मिलती हैं। अगर मैं आपको इस एडब्ल्यूएस के डैशबोर्ड पे ले जाऊँ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, तो सपोज़ करिए ये मेरा एडब्ल्यूएस का डैशबोर्ड है। अब मैं इसमें अगर सर्विसेज़ पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सर्विसेज़ हमें एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर आप एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ हैं। एप्लीकेशन इंटीग्रेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये सर्विसेज हैं। कंप्यूट के लिए बहुत ही पॉपुलर सर्विस EC2 व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड वो प्रोवाइड करता है। कंटेनर्स के लिए वो अपनी इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री जैसे कि डॉकर अब हमने डिस्कस करेंगे आगे, उसकी जगह प्राइवेट रिपॉजिटरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेड हैट की ओपनशिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज देख सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो अमेज़न प्रोवाइड करता है, और ऐसी बहुत सी सर्विसेज अलग-अलग क्लाउड अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक कलेक्शन ऑफ क्लाउड सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइड बाय डिफरेंट क्लाउड, इट मे बी ऑफ पब्लिक और प्राइवेट। जो सेकंड चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिए मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, जिसमें कुबरनेटिस क्लस्टर होगा, और मैं उसे मॉनिटर करना चाहता हूँ प्रोमीथियस और ग्रेफाना से। अब आप सपोज करें कि सबसे पहले मुझे अपना एक कंट्रोल प्लेन सेटअप करना होगा, उसके लिए उसकी 2 नोड्स को बनानी होंगी, फिर प्रोमीथियस सेटअप करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोमीथियस बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है CNCF का ही, जो कि मैट्रिक्स कलेक्शन में मदद करता है। सपोज करिए इस नोड में कितनी CPU यूटिलाइजेशन है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, क्या इसका स्टैट्स है, कितना डेटा इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, ये सभी चीज़ें इन नोड्स से प्रोमीथियस फेच करता है, और वो इन्हें लॉग्स में ग्रेफाना को सबमिट करता है। फिर ग्रेफाना इनके डैशबोर्ड्स बनाती है जिसको देख के आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इस आर्किटेक्चर में हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया।
पर ये एप्लीकेशन अगर इंडिपेंडेंटली अपने आप में चले तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट का विजन है वो एकम्प्लिश नहीं हो सकता है। हमें कंट्रोल प्लेन को नोड के साथ इंटीग्रेट करना होगा, प्रोमीथियस को नोड्स के साथ और ग्रेफाना को प्रोमीथियस के साथ। तो इस इंटीग्रेशन के बाद ही ये एकम्प्लिश हो सकता है। इस अकम्प्लिश के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये क्वालिटी भी हमें क्लाउड नेटिव प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मीटर्ड बिलिंग की प्रोविसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा 1 मिनट में कितना बिल आया, 1 मिनट में मेरा कितना बिल आया, या मैंने सिर्फ EC2 30 मिनट्स के लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए मेरा कितना बिल आया, या मैंने ई-केस के लिए कौन-सा स्टैट्स फॉलो किया। तो बेसिकली ये आपको एक ऐसे बार ग्राफ के टाइप में ये आपको सारी लॉग्स प्रोवाइड कर देगा कि आपका ये बिल इतना है, ये बिल इतना है और ये। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा बिल कहाँ पे ज़्यादा हुआ और कहाँ कम हुआ, और आप उसे मीटरली चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक AWS का एग्जांपल दिखाऊँ तो उसमें जो बिलिंग सर्विस होती है, वो आप उसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के सॉल्यूशन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जाऊँ क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट, AWS बिलिंग कनेक्टर, इन सबको यूज़ करके आप चाहें तो अपनी बिलिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट पैनल AWS का कैसा शो होता है। तो सपोज़ करिए ये मेरा एक बिलिंग पैनल है, जिसमें मेरा $25 का इस मंथ का बिल है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये बिल मेरा $25 किस वजह से आया? मैंने तो इतनी सर्विसेज़ इस्तेमाल नहीं की। तो फिर ये इसमें मीटर्ड बिल देता है कि देखिए आपका जो $16 का बिल है, वो EC2 की वजह से आया, $3 का उस पे टैक्स है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस की वजह से $3 का बिल आया और EC2 अदर्स में आपको $2 का बिल आया। अब आप चाहें तो एनालाइज़ भी कर सकते हैं इसके साथ कि मैंने कौन-सा कितने मिनट के लिए यूज़ किया, क्या ग्राफ है, मैंने किस डेट पे उसे यूज़ किया और कैसे ये इतना बिल हुआ। तो आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये हर पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड में अवेलेबल होता है। तो ये बेसिकली क्लाउड नेटिव के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके डिजाइन किया गया है। उसके अलावा आप इसमें सिंगल यूनिफाइड एपीआईज भी बना सकते हैं। सपोज करें कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपने एक एप्लीकेशन को एक एपीआई से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो ये मेरा एक एप्लीकेशन है जो मैं अपने एक एपीआई से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये रहा मेरा एपीआई, ठीक है? अब इस एपीआई को किस लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना है या इस एपीआई को कौन से गेटवे पे जाना है, ये सब यूनिफाइड तरीके से आप इसमें भी बता सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस थे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स सीएनसीएफ अपने अंदर प्रोवाइड करता है और उनकी क्या-क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस है और कौन-सा कब यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि सीएनसीएफ और उसके ऑफिशियल कुछ प्रोजेक्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं cncf.io पे। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि सीएनसीएफ और उनके कुछ प्रोजेक्ट जो कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हैं। उनके जो कुछ 30 प्रोजेक्ट्स हैं, वो ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं, जो कि फुल्ली फंक्शनल और स्टेबल प्रोजेक्ट हैं, जो कि प्रोडक्शन लेवल के लिए डिप्लॉय करने के लिए रेडी होते हैं। जो सेकंड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इनक्यूबेटिंग। जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बनने के लिए तैयार हैं, बट इनकी जो स्टेबल वर्जन है वो अभी इतने स्टेबल नहीं माने जा सकते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट। जो उनके थर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं सैंडबॉक्स। जो सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली अभी ऑन अर्ली बेसिस प्रोजेक्ट होते हैं जो कि अभी प्रोडक्शन लेवल के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो अभी अंडर इंस्पेक्शन जा रहे होते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ उनके ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्गो सीडी, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, सीलियम, क्लाउड इवेंट्स, ये सब उनके कुछ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हमारा क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस जो कि एक शेड्यूलिंग और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है इन सीएनसीएफ। इसके बाद भी हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में बताया प्रोमीथियस, जो कि लॉग मॉनिटरिंग और मैट्रिक्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप हेल्म को देख सकते हैं, जो कि पैकेज इंस्टॉलर है। सपोज़ करिए अगर आपको कुबरनेटिस सेटअप करना हो तो उसके लिए आपको बहुत सी फाइल्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसे ऐड करनी पड़ेंगी, देन आपको उन्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट हेल्म आपकी इसमें मदद करता है, वो जो भी एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं, उनको अपनी रेपो में लाके आपके लोकल में इंस्टॉल कर देता है।
इसी तरीके से Istio होता है जो कि सर्विस मेश में इस्तेमाल होता है, जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज़ को, माइक्रो सर्विसेज़ को कैसे इंटीग्रेट करके उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताता है। तो ये सब बहुत से प्रोजेक्ट्स थे इनके ग्रेजुएटिंग के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स की। इसमें जो इनका हाल ही में सबसे आया हुआ नया प्रोजेक्ट है जो कि बहुत अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए, वो है buildpacks.io। जब आप आगे पढ़ेंगे कि डॉकर क्या होता है, तो उसमें हमें डॉकर इमेजेस बनानी पड़ती हैं ताकि हम उन कंटेनर्स को रन कर सकें। बट उन डॉकर इमेजेस के लिए हमें जो भी हमारा एप्लीकेशन कोड है, उसको बहुत अच्छे से समझना होता है कि उसमें नोड यूज़ हो रहा है, एनपीएम, वो किस पोर्ट पे एक्सपोज़ हो रहा है और कौन-कौन सी जो डिपेंडेंसीज़ है हमें उन्हें कॉपी करनी है। तो इसको बहुत समझने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। इसकी जगह हम buildpacks.io यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड वे है डॉकर इमेजेस बनाने के लिए। इसी तरीके से आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट सीएनसीएफ में अप्लाई होते हैं। जैसे कि थैनोस एक ऑब्जर्वेबिलिटी टूल है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसको हम ऑब्जग्रेफाना या प्रोमेथियस लोकी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ डिस्कस करते हैं इनके सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है? तो ये है इनके सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट की ऑफिशियल साइट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि द सीएनसीएफ सैंडबॉक्स इज एंट्री पॉइंट फॉर अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स। बेसिकली ये एक अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी प्रोडक्शन के लिए स्टेबल नहीं माने जाते हैं। इसमें आपका आखिरी आता है जो कि ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक एंसिबल। इसमें फिर सर्विस प्रॉक्सी आता है जो कि बीफीएफयू होता है, जैसे हम एनजिनिक्स यूज़ करते हैं सर्विस प्रॉक्सी में, वैसे हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब रिवाइज़ करते हैं कि कौन से हमने की ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अंडर सीएनसीएफ देखे, जो कि बेसिकली 3 मैच्योरिटी लेवल्स में डिवाइड किए जाते हैं, व्हिच आर सैंडबॉक्स, इंक्यूबेटिंग एंड ग्रेजुएटेड। तो फिर आते हैं, तो फिर जो सबसे पहले होते हैं वो होते हैं सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट, जो कि डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में होते हैं। एक एग्जांपल है इनका क्यूब है, जो कि क्यूबरनेटिस तक का एक्सटेंड करता है, ठीक है? फिर आते हैं इनक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट, ये थोड़े मैच्योर होते हैं और इनकी कम्युनिटी ग्रो हो रही होती है। एक एग्जांपल है इनका डैपर, जो एक पोर्टेबल और इवेंट ड्रिवन रन टाइम है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और फाइनली फिर हमारे पास आते हैं ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट। ये सबसे ज़्यादा मैच्योर प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनमें सबसे फेमस एग्जांपल है क्यूबरनेटिस, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, व्हिच इज़ यूज्ड फॉर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंटेनर्स होते हैं, हमें उन्हें मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और नोटेबल ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोमेथियस, इनवॉय और जैगियर, फ्लूटेंट और भी बहुत सारे। तो हमने इनके बारे में अब डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम लैंडस्केप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली सीएनसीएफ का एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप सारे टूल्स देख सकते हैं। बट उस लैंडस्केप को देखने से पहले मैं आपको एक क्लाउड ट्रेल मैप दिखाना चाहूँगा सीएनसीएफ का, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लैंडस्केप देखते हैं तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मोर देन 200 टूल्स, प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। तो इससे पहले हम उसको चेकआउट करते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा क्राउड ट्रेल मैप ऑफ क्लाउड नेटिव। ये जो हमें बताता है कि हमें कैसे कौन-सी सर्विस के लिए एक तरीके से बढ़ना चाहिए और कैसे क्या यूज़ करना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहला टूल आता है, वो है हमारा कंटेनराइज़ेशन, ठीक है? तो जो कंटेनराइज़ेशन है हमारा, वो बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स हैं, उनको हम कैसे कंटेनर्स में हम कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, वो है डॉकर कंटेनर्स का। बेसिकली कोई भी साइज़ की एप्लीकेशन हो, डिपेंडेंसीज़ हो, उनको एक बॉक्स में पैक करके हम किसी को भी सेंड कर सकें, इसे हम कंटेनराइज़ेशन कहेंगे, ठीक है? जो सेकंड होता है हमारा, वो होता है सीआई/सीडी। सीआई/सीडी का मतलब है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी या फिर डिप्लॉयमेंट, जो कि बेसिकली जो भी हमारी कोड पाइपलाइंस होती हैं, डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज जैसे हम यूज़ करते हैं, उसको ऑटोमेट करने में ये हेल्प करता है। इसे हम ये भी मान सकते हैं कि दिस इज़ द ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, जो कि पहले प्लेटफ़ॉर्म इंजीनियर्स या एसआरई करते थे। अब इसे सीआई/सीडी को भी हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अब यही काम सँभालते हैं। बेसिकली इनका काम होता है, कोई भी गिटहब पे या आपकी जो भी पब्लिक रेप हो, वहाँ से आपका जो कोड है, वो वहाँ से फेच होके आए। उसके बाद वो इनके होस्टेड ज़ोन्स पे बिल्ड हो, टेस्ट हो, देन आपके ज़ोन पे डिप्लॉय हो और हम उसे मॉनिटर कर सकें, उसमें मेशेस लगा सकें, उसपे इस्तीयो कर सकें और भी सर्विस कर सकें, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ऑर्केस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन डेफिनिशन।
बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जब सपोज करिए हम एक कंटेनर को बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज को पैक करके देना होता है। अब आप सपोज करिए एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स चल रहे हों, तो आप सपोज कीजिए उन 100 कंटेनर्स के अंदर कितनी डिपेंडेंसीज होंगी, कौन सी डिपेंडेंसीज इंटरनेट पे दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए, किसको हमें हाइड करके चलना है, और कौन सी डिपेंडेंसीज को कैसे इंस्टॉल करें, उसकी एप्लीकेशन कैसे डिफाइन करें। इन सब के लिए हम क्यूबरनेटिस या हेल्म ऐसे सीएनसीएफ ग्रेजुएटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, तो हमें उसे मॉनिटर करना है, उसके लॉग्स कलेक्ट करने हैं, उस पे चेक करना है कि सीपीयू कब ज़्यादा हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए हम सीएनसीएफ के कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोमेथियस, फ्लूटेंट, ओपन ट्रेसिंग या जैगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी हो चुका है और वो मॉनिटर किया जा रहा है, तब उसमें सर्विस प्रॉक्सी भी लगानी होती है। सर्विस प्रॉक्सी का मतलब है कि सपोज कीजिए आपको जो प्रोजेक्ट है वो एक स्पेसिफिक आईपी पे चल रहा है, बट आप किसी को अपनी आईपी थोड़ी ना दे सकते हैं, आपको तो उसे डीएनएस देना होता है। तो उस डीएनएस पे उसे कैसे राउट करें, उसको उस प्रॉक्सी से कैसे कंबाइंड करें, ये सब हम सर्विस प्रॉक्सी डिस्कवरी, उसको हम कैसे डिस्कवर करें और उसकी माइक्रो सर्विसेज को कैसे मैनेज करें, ये सब हम सीएनसीएफ के कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि एनवॉय, कोडीएनएस जिसमें हम अपने स्टोर करते हैं डेटास, लिंक्डइन इसमें हम लोग बेसिकली मैसेज बनाते हैं, ये सब यूज के कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क पॉलिसी। अब आप सपोज करिए कि आप एक ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं जिसमें एक होम पेज है, एक कार्ट पेज है, एक पेमेंट सेक्शन है एंड देन आपका ऑर्डर रिसीव्ड सेक्शन है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके होम पेज के बाद ऑर्डर रिसीव्ड सेक्शन शो हो? नहीं, क्योंकि वो तो फोर्थ स्टेज में आता है। तो ये आपको नेटवर्क पॉलिसीज में बताना होगा कि जब पेमेंट हो जाए उसके बाद ही आपको नेटवर्क सॉरी उसके बाद ही आपको ऑर्डर रिसीव पेज शो करना है। तो ये सब चीजें कि कौन सा पेज कब एक्सेस कर सकता है, किसको कौन सी अलाउंस है, किसको कौन सी नहीं है, या उसमें कौन सी नेटवर्क पॉलिसी लगेगी, कौन सा एजेंट ये सब मैनेज करेगा, ये सब हम नेटवर्क पॉलिसी और सिक्योरिटी के अंदर जो भी टूल्स आते हैं उनसे मैनेज। हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एंड स्टोरेज, बेसिकली जो भी डेटा आप एंटर करते हैं, सपोज करें आप लॉगिन करते हैं अपनी जीमेल आईडी से, या आप किसी में अपना गूगल फोटोज में अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सब डेटा कहाँ स्टोर होना है ये हम चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग। अब बेसिकली सपोज करिए आपकी जीमेल में कोई एरर आया, तो उस एरर को आपके जीमेल तक कैसे पहुंचाना है, या उस एरर के अलर्ट्स आपके किस सर्विस में जाएंगे, ये सब हम बेसिकली यहाँ इस गूगल स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग में चेक करते हैं। जीआरपीसी एक गूगल का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें मदद करता है। उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को डिप्लॉय मॉनिटर सब कर चुके हैं, तो आप इसे कहीं स्टोर भी करना चाहेंगे, जिसके लिए हम कंटेनर रजिस्ट्री और रन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली रजिस्ट्रीज होती है, पब्लिक रिपोजिटरीज, जहाँ पे आप अपना जो डेटा है उसे स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू कि हम लैंडस्केप में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लैंडस्केप की तरफ। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज सीएनसीएफ लैंडस्केप। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है सीएनसीएफ लैंडस्केप का, जिसमें बेसिकली 8+ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ऑर्केस्ट्रेशन, सीआईसीडी, ऑब्जर्वेबिलिटी और भी बहुत सारी। इसके अंदर हमारे 1000+ प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं अंडर सीएनसीएफ लैंडस्केप, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सीएनसीएफ ओन्स नहीं करता है। बहुत से प्रोजेक्ट जो इसमें है वो एंटरप्राइज वाले भी हैं और ओपन सोर्स भी हैं। ये हेल्प करते हैं कि एंटरप्राइज अडॉप्ट कर सकें बेस्ट क्लाउड प्रैक्टिसेस, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कौन सा सर्विसेज बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब उनकी ऑफिशियल साइट पे से चेकआउट करते हैं। ये हमारा क्लाउड नेटिव लैंडस्केप। तो आप इसको landscape.cncf.com पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल्स किस किस के हिसाब से लिस्टेड है। सपोज करिए ये आपका एप्लीकेशन डेफिनेशन और इमेज बिल्ड के लिए ये सब टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और डिलीवरी के लिए आप ये सब टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग के लिए आप ये सब टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
और डेटाबेसेस के लिए आप ये सब टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस व्यू को देखें तो आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें 1000 से ज़्यादा टूल्स लिस्टेड हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो सपोज़ करिए कि अगर मैं हूँ, इसे कंटेनराइज़ेशन के टूल्स को फ़िल्टर करना है, तो मैं इसके फ़िल्टर ऑप्शन पे जाऊँगा और सपोज़ करिए ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि कंटेनराइज़ेशन में जो-जो टूल्स इस्तेमाल हुए, मैं सिर्फ़ उन्हीं को चेकआउट करूँगा, ना कि सबको। तो इसीलिए मैंने पहले आपको क्लाउड मैप के बारे में समझाया है कि जो भी डिपेंडेंसीज़ या आप जिस भी पाथवे में हो, पहले आप उसी के टूल्स को चेकआउट करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि सपोज़ करिए मैं ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटिस को यूज़ कर सकता हूँ, या हम डॉकर स्वार्म ले सकते हैं, या हम कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम एडब्ल्यूएस की सर्विस जैसे कि ईसीएस हो सकता है, चाहे वो जीसीपी की हो, एज़्योर की हो, हम किसी सपोर्टेड क्लाउड की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एज़्योर सर्विस फैब्रिक्स होती है, ठीक है? उसके बाद हम एपीआई गेटवेज़ ले सकते हैं, इसके लिए हम सर्विस प्रॉक्सी जैसे इन्वॉय, टाइक, हाइग्रेस, कॉन्ग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए सबसे फेमस टूल जीआरपीसी, अपाचे बीपीआरएस, गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस प्रॉक्सी हो, सर्विस मैश हो, या कोऑर्डिनेशन या डिस्कवरी हो। इसी तरीके से हम इनके जो भी टूल्स इस लैंडस्केप में लिस्टेड हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ उन टूल्स को देखना चाहता हूँ कि जो कि ओपन सोर्स हो, मैं कोई भी पेमेंट या पैसे नहीं खर्च करना चाहता हूँ। तो आप फ़िल्टर में जाके सीएनसीएफ प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। अब आप ये भी चाहते हैं कि मैं कोई सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट ना लूँ क्योंकि वो बिगिनर स्टेज पे है, मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ़ ग्रेजुएटेड और इनकेबुलेटिंग प्रोजेक्ट को लूँगा और उन्हें अप्लाई कर दूँगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये वो सारे सीएनसीएफ के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि डेपर, buildpacks.io, Argo CD, Flux, Kubernetes, Knative, Linkd, Istio, etcd, जो कि हम यूज़ करते हैं Kubernetes में की पेयर वैल्यू के स्टोर करने के लिए। उसके अलावा कोर डीएनएस। तो आप ऐसे इन्हें फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे ज़रूर चेकआउट करें। इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि कौन से टूल्स किसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कंटेनर डी होता है कंटेनर रन टाइम के लिए। इस समय जब से कुबरनेटिस का वर्ज़न 29 आया है, उन्होंने डॉकर की जगह कंटेनर डी को ही ऑफ़िशियल कंटेनर डी अब अनाउंस कर दिया। तो आपको इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू हमारे लैंडस्केप ऑफ सीएनसीएफ, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कि सीएनसीएफ के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीएनसीएफ के मेनली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे वर्क करने के लिए बने होते हैं। ये बेसिकली आपके क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे उसको एक्सेलरेट इनोवेशन के लिए, ताकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बिना किसी भी दिक्कत के उन सभी प्रोजेक्ट्स के एपीआई गेटवेज और सभी ऐप से इंटीग्रेट हो सके, इसको एक्सेलरेट करता है। ये बेसिकली जो भी गैप्स होते हैं आपके एंटरप्राइज और डेवलपर लेवल पे, उनके बीच के गैप्स को भी भरता है। बेसिकली अगर कोई 2 एप्लीकेशंस के बीच में इंटीग्रेट होने में जो भी दिक्कत आती है, ये उनको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। इन्हीं सब सॉल्यूशन की वजह से जो क्लाउड नेटिव जो प्रोजेक्ट है वो इस समय इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। ये बेसिकली आपको ड्राइव्स करता है, एडॉप्शन देता है कि आप कैसे कंटेनराइज़्ड और सर्वरलेस आर्किटेक्चर को यूज़ करें, ताकि जो आपका कॉस्ट है, ऑप्टिमाइज़ेशन है, डिप्लॉयमेंट रेट है, वो और भी फास्टर हो चुके और चीपर हो सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली एक ओवरव्यू ऑफ सीएनसीएफ और उसके लैंडस्केप, किन प्रोजेक्ट्स को वो डिप्लॉय करता है, कैसे करता है और क्या-क्या उनमें आते हैं। तो इस लेक्चर्स के लिए बस इतना ही। एंड में बस आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि सीएनसीएफ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कंटेनराइज़ेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए। तो आप प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें। इसके ओपन सोर्स टूल जैसे कि कुबरनेटिस, रिफाइंड स्केलेबिलिटी, रेज़िलियंस, जो भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में आप पढ़ें और सीएनसीएफ के इकोसिस्टम के बारे में चेकआउट करें। और आप ये भी देखें कि हम कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और हम अगले सीरीज़ में चेक करते हैं कि डॉकर कैसे क्या इस्तेमाल होता है और उसके में हम कैसे फंक्शनैलिटीज़ करते हैं। थैंक यू।